हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। आरपीएफ कांस्टेबल का आंसर की रिलीज हो चुका है, जैसा कि आप सभी को मालूम है। और मैंने भी इस आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया है, तो मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि मैंने कितना मार्क्स को गेन किया है इस एग्ज़ाम में। और इसके साथ ही साथ मैं बताने वाला हूं कि मेरा वाला शिफ्ट में कुल कितना क्वेश्चन रॉन्ग है जहां तक मैं आंक पाया हूं। और इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि पेपर का लेवल ओवरऑल कैसा था, इजी था, मॉडरेट था या हाई लेवल का था। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। मेरे भाई जितने भी लोग आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम दिए हैं, आप उन सभी से दोस्तों मेरा आग्रह रहेगा कि आप सभी इस वीडियो को जरूर देख लेना। आप चाहे इस वीडियो को फास्ट करके देखना, लेकिन जरूर देखना अगर आपके अच्छे खासे मार्क्स अगर बन रहे होंगे तो, क्योंकि लगभग हर एक शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन गलत दिया गया है। बहुत सारे दोस्तों, कहने का मतलब है कि 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं, जैसा कि पहले भी हो चुका है कई बारी। अभी अगर हम लोग देखें टेक्नीशियन के एग्जाम को, तो टेक्नीशियन के एग्जाम में 4-4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन बहुत सारे शिफ्टों में गलत दिया था। और अगर आपकी मार्क्स अगर बढ़िया है तो दोस्तों अभी आपके पास ऑब्जेक्शन करने का समय है। अगर आप एक क्वेश्चन को दोस्तों चैलेंज करते हो तो आपके पास तो दोस्तों आपको 50 रुपये की फी देना होगा और आप अपने मार्क्स में 1 नंबर की दोस्तों आप बढ़ोतरी कर सकते हो। इसलिए आप सभी इस वीडियो को जरूर देखना। तो मेरा कितना मार्क्स आया, इससे पहले दोस्तों मैं बात करता हूं कि पेपर का लेवल ओवरऑल कैसा था। तो दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम बीते 2 मार्च से 18 मार्च के बीच में दोस्तों कराया गया। और इस बीच में जितने भी अभ्यर्थी ने आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम दिया, उन सभी को भली भांति मालूम होगा कि जो पेपर का लेवल था ये हाई लेवल का नहीं था। दोस्तों देखिए, जीएस के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है ना, लेकिन पेपर का लेवल ओवरऑल इजी टू मॉडरेट लेवल का था, है ना। तो दोस्तों मेरा एग्जाम था 5 मार्च 2025 को था, 3rd शिफ्ट में था। और मेरा वाला शिफ्ट में कुल 3 क्वेश्चन गलत हैं। एक दोस्तों रीजनिंग से क्वेश्चन गलत है और 2 जीएस की क्वेश्चन गलत है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन कौन सा गलत है देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे, है ना। चलिए मैं इसे लिख भी देता हूँ, मैं जल्द मैं इसे लिखूंगा, है ना। एक है फिनिश द वाटर, ठीक है। फिनिश द वाटर को कोडवर्ड किया जाता है MBTK और ZB से। और दूसरी में है वाटर और जूस, ठीक है। तो वाटर और जूस को कोड किया जाता है KJ, ZB और MB से कोडित किया जाता है। इसमें मेरे भाई पूछ रहा है कि वाटर के लिए कौन सा कोड इसमें से होगा, है ना। तो अगर आप देखेंगे इन दोनों लाइनों में तो बस एक ही वर्ड है कॉमन, जो है वाटर, और इसी के बारे में तो पूछा गया है। अगर एक वर्ड दोनों में से कॉमन है तो जो भी दोस्तों इन लोगों का कोड किया गया है, इन दोनों में भी एक ही वर्ड कॉमन होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो MB और ZB दोनों जगह है, MB और ZB दोस्तों दोनों जगह है, और इधर में कॉमन बस एक ही है, सिर्फ और सिर्फ वाटर बस कॉमन है। तो आप कैसे जज करोगे कि वाटर का जो कोड है ये MB है या ZB है। आरआरबी ने इसकी आंसर को ZB को माना है और दोस्तों मैंने मारा था MB। तो मेरा इसमें क्या गलत, नहीं गलत है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को दोस्तों चैलेंज में करूंगा तो इसमें 1 नंबर बढ़ेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मेरे भाई ओवरऑल ये गलती है। अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर में, तो मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन एक है जो आर्टिकल से रिलेटेड है, जैसा कि अभी आप अपने स्क्रीन के ऊपर में भी देख पा रहे हो। बोल रहा है संविधान का अनुच्छेद 39 राज्य को निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। और इसने ऑप्शन को मार रखा है आरआरबी वालों ने, गोपनीयता का अधिकार। गोपनीयता का अधिकार जिसे इंग्लिश में कहा जाता है राइट टू प्राइवेसी। मेरे भाई राइट टू प्राइवेसी सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर 2017 के तहत राइट टू प्राइवेसी अब एक फंडामेंटल राइट है। और अगर आपने पॉलिटी की क्लास को करा होगा, चाहे तो अगर आपने पॉलिटी को पूरा एनालिसिस किया होगा, पढ़ा होगा अगर बेटर से, तो मेरे भाई भारतीय संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा किया गया है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में किया गया है। और अगर ये राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में ही आना चाहिए था। तो अनुच्छेद 39 तो किस में चला गया, अनुच्छेद 39 चला गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DPS भी कहते हैं, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, है ना। तो दोस्तों आर्टिकल 39 में
क्या लिखा गया है इसके दोस्तों सब सेक्शन में जो लिखा गया है ना, उस सब सेक्शन के अनुच्छेद 39 के डी में लिखा गया है सामान्य कार्य के लिए समान वेतन पुरुष और महिलाओं दोनों को। और ऐसा ऑप्शन में भी है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, जो ये गोपनीयता का अधिकार जो दिया हुआ इन्होंने, ये अनुच्छेद 39 है, ये दोस्तों होना चाहिए अनुच्छेद 21, है ना। मैंने गूगल भी करा, मुझे किताब में तो नहीं मिला मेरे भाई, मैंने गूगल करा तो उस गूगल में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 21 में आता है गोपनीयता का अधिकार, मतलब राइट टू प्राइवेसी। इस प्रकार से दोस्तों ये भी जो क्वेश्चन है ये गलत है। तीसरा दोस्तों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, जो इन्होंने लिख रखा है कि मुगल काल के दौरान महाभारत का रजमनामा के नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। और इन्होंने आंसर को टिक आउट करके रखा है अबुल फजल, जो कि अबुल फजल पूरा पूरी गलत है। अब इसका आंसर क्या होगा, तो मेरे भाई मुगल काल के दौरान जो महाभारत है उसका फारसी में अनुवाद करवाया गया था अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में, और उस महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अगर आप गूगल चलाते हो तो आप गूगल से भी देख सकते हो, अगर आप लूसेंट पढ़ते हो तो आप लूसेंट से भी आप पढ़ सकते हो, नहीं तो अगर आप एनसीईआरटी का कोई भी दोस्तों आप किताब अगर पढ़ोगे मुगल काल की, तो उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रजमनामा के नाम से करवाया गया था अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में, और किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने, है ना। तो दोस्तों मुझे लगता था कि अब्दुल जैसा कुछ इसमें आंसर है, मुझे पूरा परफेक्ट नहीं याद आ रहा था, तो मैंने मार दिया था अब्दुल रहीम खान, जो कि शायद मेरा भी आंसर गलत है, लेकिन आयोग का भी आंसर गलत है। अब देखिए अबुल फजल ने भी फारसी भाषा में अनुवाद किया था, लेकिन किसका अनुवाद किया था, तो मेरे भाई आपने एक बुक को देखा होगा, उस बुक का नाम था पंचतंत्र, जिसके रचयिता है विष्णु शर्मा जी। उस पंचतंत्र नामक किताब को फारसी भाषा में अनुवाद किया था अबुल फजल ने अनवर ए सादात के नाम से, है ना। तो इस प्रकार से अबुल फजल भी आंसर नहीं होने वाली है। और अगर हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर ए पे फैजी पे, तो इसी अबुल फजल का बड़ा भाई का नाम था फैजी, जो ए भी मेरे भाई अकबर के दरबार में ही रहते थे, जो ये बहुत बड़े कवि के पद पे आसीन थे, और इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, है ना। अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं अब्दुल रहीम खान खाना पे, तो मेरे भाई आप सभी को मालूम होगा कि जो बाबर था उसकी मातृभाषा तुर्की था, और ये मुगल सम्राट, ये मुगल वंश का संस्थापक भी था, और ये मुगल वंश के संस्थापक के साथ साथ ये मुगल वंश का पहला बादशाह भी बना। और इसकी दोस्तों जो मातृभाषा थी ये तुर्की था। जो भी व्यक्ति का जिस व्यक्ति का जो मातृभाषा जो होता है उसको तो वो आता ही आता है। इसके साथ साथ बाबर को अरबी और फारसी भाषा का भी अच्छा ज्ञान था, है ना दोस्तों। मैं कोई लेक्चर मैंने नहीं दिया है, ना मैं दे रहा हूँ, बस मैं बता दे रहा हूँ कि इसकी एनालिसिस पूरा प्रॉपर क्या है। तो दोस्तों बाबर को तो तुर्की आता ही आता था, और इसके साथ साथ उसको अरबी और फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था। तो जो बाबर की आत्मकथा था बाबरनामा, तो बाबर ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी आत्मकथा बाबरनामा का भी फारसी भाषा में मैं अनुवाद करवा दूं। तो जो बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, ये दोस्तों अब्दुल रहीम खाना के द्वारा किया गया। आप बोलोगे भारे भाई कि ऐसा क्या था कि जो मुगल काल के जो लोगों के द्वारा सब चीज़ों को फारसी भाषा में अनुवाद कराया जा रहा था, तो मेरे भैया ये मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। अगर ये क्वेश्चन में आता है तो आप भी इसे रट लीजिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन दोस्तों गलत है। दोस्तों देखिए मुगल काल में सबसे जो फेमस सम्राट था वो था अकबर। जैसे अकबर ने एक अनुवादक विभाग का भी स्थापना किया था, जिसमें था नकीब खान, शेख सुल्तान था, और अब्दुल कादिर बदायूनी भी था। इसमें अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का रजमनामा के नाम से फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। इसी प्रकार से आप सभी को मालूम होगा कि अकबर का जो नवरत्न जो हुआ करता था, जो उसके दरबार में अलग अलग व्यक्ति जो अलग अलग क्षेत्र में जो विख्यात होते थे दोस्तों, जैसे हो गया अबुल फजल, फैजी हो गया, तानसेन हो गया, बिरबल हो गया, टोडरमल हो गया, मानसिन हो गया, मानसिन के साथ साथ दोस्तों हो गया जैसे फ़कीर अजीउद्दीन हो गया, है ना। और इसके साथ साथ दोस्तों अब्दुल रहीम खाना हो गया, मुल्ला दो प्याजा हो गया। इसी प्रकार से अकबर ने एक अनुवादक विभाग का भी स्थापना किया था। कुल मिलाकर दोस्तों एक क्वेश्चन भी ओवरऑल गलत है ना। अब चलिए आते हैं मैं अपने
मार्क्स पे कि दोस्तों मेरा मार्क्स कितना आया। आप बोलोगे भैया आप तो बहुत सारा आप ज्ञान दे रहे हो आप यूट्यूब पे, आप अपना तो मार्क्स आप बता दो कि मेरा मार्क्स कितना आया। दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये तीनों क्वेश्चन लगभग मैं तो मानता था कि सही था, और ये जब ये गलत हुआ है तो इसमें भी दोस्तों मेरा मार्क्स कटा। और जीएस की जो लेवल होती है मेरे भैया, ये इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। मैं जीएस में बहुत पढ़ता हूँ लेकिन फिर भी मात खा जाता हूँ, और बहुत सारे लोगों ने भी मात खाया है। तो दोस्तों मेरा ओवरऑल इस एग्ज़ाम में आप देख सकते हो कि मेरे इतना नंबर बने हैं, ये मेरा ही है दोस्तों। इसमें मैंने मैथ में 33 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, 2 क्वेश्चन थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी तो मैंने बनाया ही नहीं। तो 33 क्वेश्चन में मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, जिसमें बहुत नियरेस्ट ऑप्शन दिया था, जैसे 1.34, 1.36, 1.38 इस तरह करके ऑप्शन दिया था। तो उसमें कुछ गड़बड़ हुआ होगा, कुछ प्रेशर रहता है वहाँ के अलग। तो 33 में से एक गलत हुआ मेरा मैथ में। रीजनिंग में भी दोस्तों मैंने अटैम्प्ट किया था 33, लेकिन उस 33 में एक तो इस क्वेश्चन का उन्होंने नंबर काट लिया और एक क्वेश्चन हमसे और गलती हुआ है। तो इस प्रकार से मैंने रीजनिंग मेरा 33 में से 2 गलत हुआ है। और मैंने जीएस में अटेम्प्ट किया था 38, उस 38 में से दोस्तों 2 क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि मेरा सही है लेकिन आयोग के हिसाब से गलत है। तो हालांकि मैं जब ऑब्जेक्शन में करूंगा तो उसका भी आंसर दिया जाएगा शायद बोनस नंबर। तो मैंने टोटल जीएस में 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, उस 38 क्वेश्चन में मेरा 26 क्वेश्चन सही हुआ है और 12 क्वेश्चन गलत हुआ है। ओवरऑल मैंने 104 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, जिसमें 15 क्वेश्चन कुल मिलाकर गलत है, और जिसमें अभी मुझे लग रहा है कि 3-4 क्वेश्चन सही होने की जो संभावना है ऑब्जेक्शन करने के बाद। अभी जो मेरा ओवरऑल मार्क्स है ये 84 नंबर बन रहा है। ठीक है, तो चलिए मैंने भी अपना नंबर को बता दिया। मेरे भाई अगर आप भी एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप भी दोस्तों कमेंट करना कि आपके कितने मार्क्स आए हुए हैं और आप कौन से स्टेट से हो। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इस भाई को अगर आपको सपोर्ट करना है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वह चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।